मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, क्योंकि संस्कृत सबसे समृद्ध भाषा है, तो इस भाषा में लिखा गया साहित्य भी सबसे ज्यादा समृद्ध ही होगा। जब भाषा समृद्ध होती है तो भाषा का साहित्य भी समृद्ध होता है। तो संस्कृत भाषा में जितना साहित्य लिखा गया है पूरी दुनिया में, शायद ही किसी भाषा में लिखा गया। फिर आप बोलेंगे दिखाई तो नहीं देता। ये दिखाई नहीं देता वो हमारी लापरवाही का नतीजा है, और हमसे कई सारी बड़ी भूलें हुई हैं। उनमें से एक बड़ी भूल ये हुई है कि अपने साहित्य को बचाकर हम नहीं रख सके। पिछले 1000 वर्षों में हमारे साहित्य का बहुत नुकसान हुआ है। पिछले 1000 वर्षों आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि विदेशी लुटेरों ने जब से भारत में आना शुरू किया तो भारत की संपत्ति को ही नहीं लूटा, यहाँ के साहित्य को भी लूटा, क्योंकि ज्ञान उसमें भरा पड़ा। तो हमसे साहित्य की साज संभाल नहीं हो पाई पिछले 1000 वर्षों में, वो काफी कुछ लूट गया। और कई विदेशी आक्रांता तो ऐसे आए जिन्होंने हमारे साहित्य को जला दिया। आपने सुना है तक्षशिला की कहानी? भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय की कितनी दुर्वस्था हुई थी कि उसको जला दिया गया था। और तक्षशिला की पुस्तकों को जला देने के बाद की कहानी ये है कि 6 महीने तक विदेशी आक्रांताओं ने उन किताबों के पन्नों को जला जलाकर अपना पानी गर्म किया था। इतना बड़ा हमारा ज्ञान का भंडार था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो 6 महीने तक जलता रहा था। 6 महीने तक जलता रहे। कल्पना करिए लाखों करोड़ों पेज रहे होंगे जो 6 महीने तक जले होंगे। तो कई विदेशी आक्रांता और लुटेरे ऐसे आए कि उन्होंने हमारा साहित्य नष्ट किया। कई विदेशी आक्रांता और लुटेरे ऐसे आए जिन्होंने हमारा साहित्य लूट लिया। और कई आक्रांता और विदेशी ऐसे आए जिन्होंने हमारे साहित्य में तोड़ मरोड़ करके उसको ऐसा प्रस्तुत कर दिया कि वो हमको सबसे ज्यादा खराब दिखता है। जैसे वेदों की बात करें, हमारे जो मूल वेद है ना, वो भारत में अभी हम ढूंढने निकले तो मुश्किल से मिलते हैं। जब भी कहीं भारत में वेद की कोई प्रतिलिपि मिलती है और उसके बारे में छानबीन की जाती है तो पता चला वो मैक्स मूलर रचित है। और मैक्स मूलर एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत के बारे में जानना तो चाहता था, लेकिन आया कभी नहीं इस देश में। अपने घर में बैठे बैठे भारत के बारे में जो कुछ मिल गया उसको ज्ञान, वो उसने लिख दिया। वेदों को उसने पढ़ा पूरी रुचि से, संस्कृत सीखी उसके लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें उसको समझ में नहीं आई वेदों में, तो उसको अपने तरीके से लिख मारा। और आज हमें वो दिखाई देती हैं तो हमको वो विरोधाभासी लगती हैं। वो विरोधाभासी होने का कारण ये है कि मूल ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर दी हमारे लोगों ने, शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर दी, ज्ञान के भंडार के साथ छेड़छाड़ कर दी। अगर हमारे मूल ग्रंथ वेदों को हम देखें और मैक्स मूलर रचित वेदों को देखें, या हमारे मूल दूसरे शास्त्रों को देखें, अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जो हमारी मूल मनुस्मृति है उसको हम पढ़ें और अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई मनुस्मृति को पढ़ें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मूल मनुस्मृति में जो बात कहीं नहीं है, अंग्रेजों द्वारा रचित मनुस्मृति में वही बातें हैं। याज्ञवल्क्य संहिता में न्याय सिद्धांत के बारे में जो बातें हैं मूल ग्रंथों में, अंग्रेजों ने एक याज्ञवल्क्य संहिता तैयार की, उसमें बिल्कुल उल्टा लिखवा दिया। तो हमारे शास्त्रों की कई तरीके से तोड़ मरोड़ हुई। एक तो जलाया गया, लूटा गया, और उसके बाद जो साहित्य विदेशियों के हाथ में पड़ गया उसमें अपना दिमाग लगाकर खुराफातें बहुत की हैं उन्होंने, बहुत कुछ मिलावट कर दिया। और वो मिलावटी चीजों को आज कोट किया जाता है सारी दुनिया में। जैसे वेदों में से कहीं से वाक्य निकाल कर ये कोट कर देते हैं, उपनिषदों में से निकाल के कोट कर देते हैं कि भारतवासी मांस खाते थे, गाय का मांस खाते थे। ऐसे कोटेशन हमारे यहाँ दे दिए जाते हैं, और वेदों का कोई सूत्र या कोई श्लोक या उपनिषदों का कोई सूत्र या श्लोक उसके नीचे लिख दिया जाता है। वो सब मिलावट है, बाहर के लोगों द्वारा जोड़ा गया छेपक है, और उसकी व्याख्या भी गलत है। तो हमारे देश में जो ज्ञान भंडार हमारे पास बहुत बड़ा रहा संस्कृत के आधार पर, इसमें बहुत नुकसान हो गया। ज्ञान हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि भारत जो नाम है ना,
वो एक रूप में ज्ञान का ही हिस्सा है। भा माने होता है ज्ञान और रथ माने होता है लगा हुआ। ज्ञान में रथ, ज्ञान में लगा हुआ देश ही है भारत। तो हमसे ज्यादा ज्ञान शायद ही किसी के पास होगा, लेकिन वो ज्ञान में पिछले 1000-1500 वर्षों में बहुत कमी आई। या तो वो लुटा, या तो विदेशियों द्वारा जलाया गया, या तो उसमें उन्होंने अपने छेपक जोड़ दिए, मिलावट कर दी और वो हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। ये आज हम सब भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम है, बहुत बड़े शोध का काम है कि जो हमारे मूल शास्त्र रहे हैं, मूल हमारे ग्रंथ रहे हैं और जो मूल ज्ञान की बातें रही हैं, उनको पुनर्खोज करके देश के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि ये जो मिलावट वाला हिस्सा है ये दूर हो सके और हमको शुद्ध ज्ञान मिल सके। तो दुनिया को सबसे ज्यादा ज्ञान दिया, सबसे ज्यादा साहित्य दिया, सबसे समृद्ध भाषा दी, सबसे पहली लिपि दी हमने, और दुनिया के लोगों को इस दिशा में प्रेरित किया कि उस दिशा में बढ़ें, ज्ञान की दिशा में बढ़ें। और इसलिए भारत के बारे में हजारों साल से जो विदेशी आए वो लिखते रहे हैं कि दुनिया भर के दूर दूर देशों के, चीन से, कंबोडिया से, मलेशिया से, यूरोप और यूनान से लोग आते रहे, पढ़ते रहे। एक दो की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या। एक चीनी यात्री आया जिसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, उसका नाम है वेन सांग। आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। वेन सांग एक चीनी यात्री है और वो अपनी पुस्तकों में लिखता है कि जिस समय मैं भारत में घूम रहा हूं, मैंने देखा कि 20,000 से ज्यादा विदेशी शोधकर्ता, जिनको रिसर्च साइंटिस्ट कह सकते हैं, भारत में मौजूद हैं, जो शोध करके अपने देशों में जाने की तैयारी में। वेन सांग एक चीनी यात्री ये कह रहा, 20,000 विदेशी शोध वैज्ञानिक उस समय भारत में मौजूद हैं जब वो आया है, और ऐसे भारत में सैकड़ों चीनी यात्री आए। मैं तो वेन सांग का सिर्फ आपको संकेत कर रहा हूं। सैकड़ों चीनी यात्री आए हैं जो अलग अलग समय पर कह रहे हैं। कोई कह रहा है मैंने 14,000 शोध वैज्ञानिकों को भारत में पढ़ते लिखते देखा, कोई कह रहा है 12,000, कोई 11,000। एक समय में 20,000 विदेशी शोध वैज्ञानिक इस देश में मौजूद हों, शिक्षा ले रहे हों, रिसर्च कर रहे हों, शोध कर रहे हों और फिर अपने देश में उस ज्ञान को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं होती। ये तब हो सकता है जब हमारे यहां ऐसा कोई तंत्र रहा होगा। तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं कि हमने दुनिया को और क्या दे दिया। भाषा के अलावा, इस ज्ञान के, साहित्य के, समृद्ध साहित्य के अलावा हमने शिक्षा पद्धति दी है पूरी दुनिया को। अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसका नाम है मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। मॉनिटर को आप जो भी कहना चाहें, ये अंग्रेजी शब्द है। कक्षा का नेता कहें, कक्षा का लीडर कहें, कक्षा का नायक कहें, जो कहना चाहें। हमारी शिक्षा पद्धति में क्या रहा जो दुनिया में किसी देश में नहीं रहा और दुनिया ने हमसे सीखी वो शिक्षा पद्धति। एक अंग्रेज शिक्षा शास्त्री हुआ जिसका नाम था डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, और एक अंग्रेज शिक्षा शास्त्री जो बाद में भारत का एक बड़ा अधिकारी बन के आया, थॉमस मुनरो। वो था तो मूल शिक्षा शास्त्री, लेकिन भारत में बड़े अधिकारी की हैसियत से आया। ये दोनों अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम, कक्षा नायक के द्वारा पढ़ाई जाने वाली शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में एकमात्र एक ही देश में है और वो भारत है। मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम, इसमें क्या खास बात है? एक गुरु है, आचार्य है, आचार्य ने तैयार कर दिया कक्षा नायक को। अब वो कक्षा नायक इतना अच्छा तैयार हो गया कि आचार्य के समकक्ष हो गया और कक्षा लेना शुरू कर दिया उसने। तो अंग्रेज शिक्षा शास्त्री हैरान है इस बात पर कि सभी कक्षाओं में एक एक कक्षा नायक तैयार किया आचार्य ने, और आचार्य अकेला पूरे गुरुकुल को संभाल सकता है। जहां हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वहां दूसरे अध्यापकों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कक्षा नायक अध्यापकों की हैसियत के हैं। अब वो कहता है, अंग्रेज थॉमस मुनरो लिख रहा है अपने मिनट्स में, और ये डॉक्टर बेंजामिन लिख रहा है कि दुनिया में हम तो ये सोच नहीं सकते, हम तो ये कल्पना करते हैं कि एक बड़ा
विश्वविद्यालय चलाना है या एक बड़ा कॉलेज चलाना है या एक बड़ा स्कूल चलाना है तो उसमें एक प्रिंसिपल चाहिए या हेडमास्टर चाहिए, फिर इतने अध्यापक चाहिए, फिर अध्यापक के नीचे असिस्टेंट टीचर चाहिए, इतने सहायक अध्यापक चाहिए, तब जाकर वो चलेगा। और यहाँ भारत में हम देख रहे हैं कि बड़े से बड़ा विश्वविद्यालय स्तर का गुरुकुल एक गुरु के आदेश पर, एक आचार्य के आदेश पर इतना व्यवस्थित चल रहा है क्योंकि आचार्य ने अपने बराबर ज्ञान वाले कक्षा नायकों को तैयार कर दिया है। अब अध्यापक भी वही है, कक्षा नायक भी वही है। और विद्यार्थियों का इसमें फायदा कितना है, जो कुछ उन्होंने आचार्य से सीखा है वो बार बार दोहराने को मिल रहा है क्योंकि कक्षा में वो दूसरों को सिखा रहे हैं। और ज्ञान के बारे में एक बात आप हमेशा ये महसूस करेंगे, वो ये कि जितना दोहराव आप करेंगे उतना ही पक्का होता जाता है। जितनी बार दोहराव करेंगे उतनी बार पक्का होता जाता है। तो बेंजामिन और ये थॉमस मुनरो लिख रहे हैं अपने मिनट्स में कि हमने देखा भारत के गुरुकुलों में कि विद्यार्थी आचार्य की हैसियत से पढ़ा रहे हैं, लगातार पक्के होते जा रहे हैं और नए कक्षा नायकों को तैयार करते जा रहे हैं। तो पूरा विश्वविद्यालय स्तर का गुरुकुल एक आचार्य के कहने पर, एक आचार्य के संकेत पर इतने व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और खर्चा वहां सबसे कम है क्योंकि अध्यापकों की जरूरत नहीं है। तब वो अंग्रेज सरकार को लिख रहा है अपने पत्र में कि हमको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसी तरह का मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम शुरू करना चाहिए जो भारत में मैंने देखा है। और अगर सरकार, माने हिज मैजेस्टी, वो लिख रहा है कि सरकार अगर मुझे कहेगी तो मैं इस पर पूरा विस्तार से नोट बना के भेज सकता हूं कि ये मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम कितना अद्भुत है। और उसमें आगे आगे वो लिखता है, एक वाक्य में लिखता है, बहुत धीमे से लिखता है कि मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम क्या, भारत को तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही अद्भुत। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं क्योंकि संस्कृत सबसे समृद्ध भाषा है, सुनकर हैरानी होगी। भाषा में लिखा गया, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा पहला स्कूल खुला 1868 में। जब भाषा समृद्ध होती है तब तो हमारे देश में भी 7,32,000 गुरुकुल हजारों वर्षों से साहित्य लिखा गया है पूरी दुनिया में। शायद ही अंग्रेजों का पहला स्कूल शुरू हुआ 1800 बोलेंगे लंदन तो नहीं देता, पब्लिक ये दिखाई नहीं देता, वो हमारी लापरवाही का और उसके बाद वो स्कूल और हमसे कई सारी हजारों साल पहले से उनमें से एक बड़ी भूल हुई है कि अपने साहित्य और कई विषयों की पढ़ाई उसमें हो रही है पिछले हजार। तो अंग्रेज इस बात को कहते हैं हमारे साहित्य का बहुत हमने हुआ है शिक्षा का इतना सुंदर तंत्र दुनिया के आपको शायद देश में नहीं देखा, हैरानी होगी। ध्यान दीजिएगा, विदेशी लुटेरों ने जब से भारत में आने से पहले 50 देशों में जाति को ही नहीं लूटा, यहाँ के साहित्य को भी तो वो सबसे अंत में आए क्योंकि ज्ञान अफ्रीका में जा चुके थे। अफ्रीका के बाद तो हमसे लैटिन अमेरिका के देशों में संभाल नहीं हो पाई, साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों में जा चुके थे और कई विदेशी आक्रांता तो 50 देशों में अंग्रेज ने हमारे साहित्य को वहां देख लिया है उन्होंने। और तब वो कह रहे हैं कि शिक्षा का इतना सुंदर व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी। भारत जो सबसे बड़ी पुस्तकालय की कितनी दुर्व्यवस्था हुई थी, सारी की सारी जला दिया गया और नीतियों के स्तर पर देश दुनिया को जला देने के भारत को रही है। हम बड़े गर्व से ये 6 महीने तक की दुनिया का पहला शिक्षक कोई रहा होगा, तो कोई भारतीय महर्षि रहा होगा, जला दुनिया का सबसे पहला विद्यार्थी कोई रहा होगा तो वो भारतीय विद्यार्थी ही रहा होगा। और दुनिया का सबसे पहला ज्ञान का भंडार क्लास मॉनिटर भी कोई रहा होगा तो भारतीय रहा, जो 6 महीने तक जलता रहा। 6 महीने तक जलता रहे, कल्पना करिए लाखों करोड़ों पेज रहे होंगे जो 6 महीने तक जले होंगे। तो कई विदेशी आक्रांता और लुटेरे ऐसे आए कि उन्होंने हमारा साहित्य नष्ट किया। कई विदेशी आक्रांता और लुटेरे ऐसे आए जिन्होंने हमारा साहित्य लूट लिया और कई आक्रांता और विदेशी ऐसे आए जिन्होंने हमारे साहित्य में तोड़ मरोड़ करके उसको ऐसा प्रस्तुत कर दिया कि वो हमको सबसे ज्यादा खराब दिखता है। जैसे वेदों की बात करें, हमारे जो मूल वेद है ना, वो भारत में अभी हम ढूंढने निकले तो मुश्किल से मिलते हैं। जब भी कहीं भारत में वेद की कोई प्रतिलिपि मिलती है और उसके बारे में छानबीन की जाती है तो पता चला वो मैक्स मूलर रचित है। और मैक्स मूलर एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत के बारे में जानना तो चाहता था लेकिन आया कभी नहीं इस देश में। अपने घर में बैठे बैठे भारत के बारे में जो कुछ मिल गया उसको ज्ञान, वो उसने लिख दिया। वेदों को उसने पढ़ा पूरी रुचि से,
संस्कृत सीखी उसके लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें उसको समझ में नहीं आई वेदों में, तो उसको अपने तरीके से लिख मारा और आज हमें वो दिखाई देती हैं तो हमको वो विरोधाभासी लगती हैं। वो विरोधाभासी होने का कारण ये है कि मूल ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर दी हमारे लोगों ने, शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर दी, ज्ञान के भंडार के साथ छेड़छाड़ कर दी। अगर हमारे मूल ग्रंथ वेदों को हम देखें और मैक्समूलर रचित वेदों को देखें या हमारे मूल दूसरे शास्त्रों को देखें, अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जो हमारी मूल मनुस्मृति है उसको हम पढ़ें और अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई मनुस्मृति को पढ़ें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। मूल मनुस्मृति में जो बात कहीं नहीं है, अंग्रेजों द्वारा रचित मनुस्मृति में वही बातें हैं। याज्ञवल्क्य संहिता में न्याय सिद्धांत के बारे में जो बातें हैं मूल ग्रंथों में, अंग्रेजों ने एक याज्ञवल्क्य संहिता तैयार की, उसमें बिल्कुल उल्टा लिखवा दिया। तो हमारे शास्त्रों की कई तरीके से तोड़ मरोड़ हुई। एक तो जलाया गया, लूटा गया, और उसके बाद जो साहित्य विदेशियों के हाथ में पड़ गया उसमें अपना दिमाग लगाकर खुराफातें बहुत की हैं उन्होंने, बहुत कुछ मिलावट कर दिया और वो मिलावटी चीजों को आज कोट किया जाता है सारी दुनिया में। जैसे वेदों में से कहीं से वाक्य निकाल कर ये कोट कर देते हैं, उपनिषदों में से निकाल के कोट कर देते हैं कि भारतवासी मांस खाते थे, गाय का मांस खाते थे। ऐसे कोटेशन हमारे यहाँ दे दिए जाते हैं और वेदों का कोई सूत्र या कोई श्लोक या उपनिषदों का कोई सूत्र या श्लोक उसके नीचे लिख दिया जाता है। वो सब मिलावट है, बाहर के लोगों द्वारा जोड़ा गया छेपक है और उसकी व्याख्या भी गलत है। तो हमारे देश में जो ज्ञान भंडार हमारे पास बहुत बड़ा रहा संस्कृत के आधार पर, इसमें बहुत नुकसान हो गया। ज्ञान हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा रहा है क्योंकि भारत जो नाम है ना, वो एक रूप में ज्ञान का ही हिस्सा है। भा माने होता है ज्ञान और रत माने होता है लगा हुआ। ज्ञान में रत, ज्ञान में लगा हुआ देश ही है भारत। तो हमसे ज्यादा ज्ञान शायद ही किसी के पास होगा, लेकिन वो ज्ञान में पिछले 1000-1500 वर्षों में बहुत कमी आई। या तो वो लुटा, या तो विदेशियों द्वारा जलाया गया, या तो उसमें उन्होंने अपने छेपक जोड़ दिए, मिलावट कर दी और वो हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। ये आज हम सब भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम है, बहुत बड़े शोध का काम है कि जो हमारे मूल शास्त्र रहे हैं, मूल हमारे ग्रंथ रहे हैं और जो मूल ज्ञान की बातें रही हैं, उनको पुनर्खोज करके देश के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि ये जो मिलावट वाला हिस्सा है ये दूर हो सके और हमको शुद्ध ज्ञान मिल सके। तो दुनिया को सबसे ज्यादा ज्ञान दिया, सबसे ज्यादा साहित्य दिया, सबसे समृद्ध भाषा दी, सबसे पहली लिपि दी हमने और दुनिया के लोगों को इस दिशा में प्रेरित किया कि उस दिशा में बढ़ें, ज्ञान की दिशा में बढ़ें। और इसलिए भारत के बारे में हजारों साल से जो विदेशी आए वो लिखते रहे हैं कि दुनिया भर के दूर दूर देशों के, चीन से, कंबोडिया से, मलेशिया से, यूरोप और यूनान से लोग आते रहे, पढ़ते रहे। एक दो की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या। एक चीनी यात्री आया जिसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, उसका नाम है वेन सांग। आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। वेन सांग एक चीनी यात्री है और वो अपनी पुस्तकों में लिखता है कि जिस समय मैं भारत में घूम रहा हूं, मैंने देखा कि 20,000 से ज्यादा विदेशी शोधकर्ता, जिनको रिसर्च साइंटिस्ट कह सकते हैं, भारत में मौजूद हैं जो शोध करके अपने देशों में जाने की तैयारी में। वेन सांग एक चीनी यात्री ये कह रहा, 20,000 विदेशी शोध वैज्ञानिक उस समय भारत में मौजूद हैं जब वो आया है। और ऐसे भारत में सैकड़ों चीनी यात्री आए। मैं तो वेन सांग का सिर्फ आपको संकेत कर रहा हूं। सैकड़ों चीनी यात्री आए हैं जो अलग अलग समय पर कह रहे हैं। कोई कह रहा है मैंने 14,000 शोध वैज्ञानिकों को भारत में पढ़ते लिखते देखा, कोई कह रहा है 12,000, कोई 11,000। एक समय में 20,000 विदेशी शोध वैज्ञानिक इस देश में मौजूद हों, शिक्षा ले रहे हों, रिसर्च कर रहे हों, शोध कर रहे हों और फिर अपने देश में उस ज्ञान को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं होती। ये तब हो सकता है जब हमारे यहां ऐसा कोई तंत्र रहा होगा,
तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं कि हमने दुनिया को और क्या दे दिया भाषा के अलावा, इस ज्ञान के, साहित्य के, समृद्ध साहित्य के अलावा हमने शिक्षा पद्धति दी है पूरी दुनिया को। अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसका नाम है मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। मॉनिटर को आप जो भी कहना चाहें, यह अंग्रेजी शब्द है। कक्षा का नेता कहें, कक्षा का लीडर कहें, कक्षा का नायक कहें, जो कहना चाहें। हमारी शिक्षा पद्धति में क्या रहा जो दुनिया में किसी देश में नहीं रहा और दुनिया ने हमसे सीखी वो शिक्षा पद्धति। एक अंग्रेज शिक्षा शास्त्री हुआ जिसका नाम था डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, और एक अंग्रेज शिक्षा शास्त्री जो बाद में भारत का एक बड़ा अधिकारी बन के आया, थॉमस मुनरो। वो था तो मूल शिक्षा शास्त्री, लेकिन भारत में बड़े अधिकारी की हैसियत से आया। ये दोनों अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम, कक्षा नायक के द्वारा पढ़ाई जाने वाली शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में एकमात्र एक ही देश में है और वो भारत है। मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम, इसमें क्या खास बात है? एक गुरु है, आचार्य है, आचार्य ने तैयार कर दिया कक्षा नायक को। अब वो कक्षा नायक इतना अच्छा तैयार हो गया कि आचार्य के समकक्ष हो गया और कक्षा लेना शुरू कर दिया उसने। तो अंग्रेज शिक्षा शास्त्री हैरान है इस बात पर कि सभी कक्षाओं में एक एक कक्षा नायक तैयार किया आचार्य ने, और आचार्य अकेला पूरे गुरुकुल को संभाल सकता है। जहां हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वहां दूसरे अध्यापकों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कक्षा नायक अध्यापकों की हैसियत के हैं। अब वो कहता है, अंग्रेज थॉमस मुनरो लिख रहा है अपने मिनट्स में, और ये डॉक्टर बेंजामिन लिख रहा है कि दुनिया में हम तो ये सोच नहीं सकते, हम तो ये कल्पना करते हैं कि एक बड़ा विश्वविद्यालय चलाना है या एक बड़ा कॉलेज चलाना है या एक बड़ा स्कूल चलाना है, तो उसमें एक प्रिंसिपल चाहिए या हेडमास्टर चाहिए, फिर इतने अध्यापक चाहिए, फिर अध्यापक के नीचे असिस्टेंट टीचर चाहिए, इतने सहायक अध्यापक चाहिए, तब जाकर वो चलेगा। और यहाँ भारत में हम देख रहे हैं कि बड़े से बड़ा विश्वविद्यालय स्तर का गुरुकुल एक गुरु के आदेश पर, एक आचार्य के आदेश पर इतना व्यवस्थित चल रहा है, क्योंकि आचार्य ने अपने बराबर ज्ञान वाले कक्षा नायकों को तैयार कर दिया है। अब अध्यापक भी वही है, कक्षा नायक भी वही है, और विद्यार्थियों का इसमें फायदा कितना है? जो कुछ उन्होंने आचार्य से सीखा है वो बार बार दोहराने को मिल रहा है, क्योंकि कक्षा में वो दूसरों को सिखा रहे हैं। और ज्ञान के बारे में एक बात आप हमेशा ये महसूस करेंगे, वो ये कि जितना दोहराव आप करेंगे उतना ही पक्का होता जाता है। जितनी बार दोहराव करेंगे उतनी बार पक्का होता जाता है। तो बेंजामिन और ये थॉमस मुनरो लिख रहे हैं अपने मिनट्स में कि हमने देखा भारत के गुरुकुलों में कि विद्यार्थी आचार्य की हैसियत से पढ़ा रहे हैं, लगातार पक्के होते जा रहे हैं और नए कक्षा नायकों को तैयार करते जा रहे हैं। तो पूरा विश्वविद्यालय स्तर का गुरुकुल एक आचार्य के कहने पर, एक आचार्य के संकेत पर इतने व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, और खर्चा वहां सबसे कम है क्योंकि अध्यापकों की जरूरत नहीं। तब वो अंग्रेज सरकार को लिख रहा है अपने पत्र में कि हमको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसी तरह का मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम शुरू करना चाहिए जो भारत में मैंने देखा है। और अगर सरकार, माने हिज मैजेस्टी, वो लिख रहा है कि सरकार अगर मुझे कहेगी तो मैं इस पर पूरा विस्तार से नोट बना के भेज सकता हूं कि ये मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम कितना अद्भुत है। और उसमें आगे आगे वो लिखता है, एक वाक्य में लिखता है, बहुत धीमे से लिखता है कि मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम क्या, भारत को तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही अद्भुत है।